हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और अब हम साइंस टेक की पीटी 365 इसको और आगे डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी एक वीडियो हम उसका कर चुके हैं और अब आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा होगा। इसको मेन उद्देश्य है कि आप इसको एक बार सुन के आपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर सकते हो। थोड़ा 1.5 चला करके अच्छे से, लेकिन ये सपोर्ट जरूर करेगा। कुछ तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना रह सकती है, उन्हीं पॉइंटों को इसमें कवर किया जाएगा। वैसे तो पीटी थ्रेसिस में बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमें उन्हीं पॉइंट को सेलेक्ट करना है जो हमारे लिए जरूरी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि साइंस टेक में जो क्वेश्चनों का जो ट्रेंड है वो हमेशा एक तो टेक्नोलॉजी क्या है और उसके एप्लीकेशन क्या है, इन्हीं पे बेस्ड होता है। तो अब देखो, ये डीप फेक तो बेसिकली क्या है। डीप फेक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। डीप फेक, डीप फेक का मतलब होता है कि गलत सूचना, जो आपको मुख्य रूप से आपकी गलत वीडियो के, फोटो के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से एआई को यूज करते हुए जो फेक इंफॉर्मेशन बनाई जाती है उसे डीप फेक कहा जाता है। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो गलत सूचना और डीप फेक की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया मीडिएटर्स कौन होते हैं? फेसबुक, व्हाट्सअप, है ना, ये जो आपको ट्विटर, ये सब क्या है? सोशल मीडिया मीडिएटर है। इनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ठीक है ना भाई, आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है उसके बारे में। डीप फेक बेसिकली एआई को यूज करते हुए आप किसी के वीडियो, फोटो को कंप्यूटर एल्गोरिथम प्रोग्राम से ऐसे एडिट करते हैं जैसे कि लगता है कि वही व्यक्ति है। जैसे उसके चेहरे की आप आवाज, उसकी ध्वनि, उसकी भाषण, उसके परिवेश, उनका रहने का तरीका, सब चीज को सेम टू सेम आप क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो। ठीक है। और इसमें यूज किया जाता है एआई। इसमें क्या यूज किया जाता है? एआई यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और विशेषकर डीप लर्निंग, जिसे हम डीप लर्निंग कहते हैं, उसको हम यूज करते हैं। डीप लर्निंग बेसिकली देखो दो चीज होती है। एक होता है मशीन लर्निंग, मैं ऑलरेडी इनके बारे में आपको बता चुका हूँ शायद। एक होती है डीप लर्निंग। ठीक है। बेसिकली मशीन लर्निंग होती है, वो मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि आपने कोई पैटर्न या एल्गोरिथम मशीन को दिया और मशीन उस आधार पर अपना डिसीजन लेती है। जैसे आपने एक पैरामेडिक सॉफ्टवेयर में लिख रखा है कि भाई ऑब्वियसली है कि जो बेसिकली अगर हम बात करें कि 2+2=4 होता है, अगर आपने ये अपनी मशीन को बता रखा है तो जब भी 2+2 आएगा तो ऑलरेडी आपकी मशीन उसको 4 ही करेगी। यही होता है एक तरह से मशीन लर्निंग। यानी मशीन को जो एल्गोरिथम आप देते हो उसी को एक्सप्लेन करते हो। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है? इसमें बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जो हमारा न्यूरल सिस्टम्स है उसको आर्टिफिशियली कॉपी करके उसके पैटर्न के आधार पर, जैसे सोचने की क्षमता, कैलकुलेशन करने की क्षमता, और वो अपने अलग, जैसे 2+2 है तो नॉर्मली मशीन लर्निंग सोचो कि 4, लेकिन ये कहेगा 22 भी हो सकता है। ठीक है, 4 ही हो सकता है। तो डीप लर्निंग उसी का पार्ट है, लेकिन थोड़ा मानवीय मस्तिष्क जो हम सोच विचार के डिसीजन लेते हैं उस पर लेती है डीप लर्निंग। दोनों टेक्निकल अंतर आपको समझ में आना चाहिए। मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। इनका उपयोग क्या है? वही उपयोग है जो आप एआई का यूज करते हो। सब चीज इसी का काम करती है। हर जगह आप इसको यूज करोगे, हर हेल्थ में, एजुकेशन में, शिक्षा में, ठीक है ना, और एग्रीकल्चर में कर लीजिए, किसी भी जगह आप कर लीजिए, इंडस्ट्री सेक्टर में कर लीजिए, सॉफ्टवेयर सेक्टर डेवलप करने के लिए आप रोबोटिक्स बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हर जगह आपको ये टेक्नोलॉजी काम आती है। तो डीप फेक कैसे बनते हैं? कुछ नहीं, वो आप जनरेटेड एआई का यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो आराम से। ठीक है। यूपीएससी का क्वेश्चन आपसे इसके एप्लीकेशन पर रहेगा। वो इतना ज्यादा नहीं पूछेगा कि मतलब किसी टेक्नोलॉजी क्या होती है, उतना टेक्निकल नहीं है। एक चीज में आपको ध्यान रखना है, डीप फेक अगर भारत में अगर देखें तब तक भारत में कोई खास कानून इसको रोकने के लिए नहीं है। हम बेसिकली इनडायरेक्ट रूप से एक कानून हमारा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत इसको थोड़ा सा हमने एक खुद अप्रत्यक्ष रूप से इसके अपराध की अप्रत्यक्ष रूप से इसको रोकने का प्रोविजन किया गया, लेकिन डायरेक्टली हमने कहीं पर भी अभी तक कानून नहीं लेके आए इसके बारे में। ठीक है ना। डीप फेक के विरुद्ध वैश्विक लेवल पर भी गूगल ने कई ऐसे टूल्स अपने बनाए हैं जिसके माध्यम से वो रियलिटी को पहचान सकती है कि क्या है, मतलब जेन्युइन क्या है, जेन्युइननेस को पहचान कर सकती है। उसके लिए गूगल ने अपना एक पहल चलाई, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ध्यान रखना है डीप फेक क्या होता है, डीप फेक के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, मशीन लर्निंग और आपकी डीप लर्निंग, डीपीआई, इनको ये कैसे काम करती है, यूज किया। ठीक है। अगला वेब 3.0, ये इसमें क्या है कि हाल ही में प्राइमस पार्टनर्स एक निजी संगठन है, उसने अनलॉकिंग द वेब 3 पोजीशन इंडिया जर्नी फ्रॉम ए टैलेंट एक्सपोर्टर टू ए प्रोडक्ट पावर हाउस, ये रिपोर्ट एक प्राइम मस पार्टनर्स ने एक जारी की है भारत के बारे में। उसने कहा है कि भारत अब तक अपना टैलेंट एक्सपोर्ट करता था, यानी कि हमारे लोग बाहर जा करके बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना, उनकी जैसे गूगल के सीईओ देख लो, सभी सीईओ देख लो, ज्यादातर सीईओ इंडियंस है।
तो उसके बारे में उन्होंने बोला कि भारत ने थोड़ा सा उसको डाइवर्ट किया। अब भारत अपने जो एक्स टैलेंट को एक्सपोर्ट ना कर करके खुद ही प्रोडक्टर पावर हाउस बन रहा है, यहीं पर भी लोगों को रोक करके उनको दे रहा है रोजगार उसके अंदर। तो उसने वेब 3 की वो सिचुएशन ली है। भारत की वैश्विक हिस्सेदारी अगर वेब 3 में देखें हम तो बेसिकली 11% हिस्सेदारी, तीसरे स्थान पर भारत आता है, ध्यान रखना, वेब 3.0 में। और ऐसा अनुमान है कि वेब 3.0 भारत को लगभग 2.2 मिलियन डायरेक्टली रोजगार दे रहा है। वेब 3 क्या होता है? देखो, हर चीज डेवलप हुई वेबसाइट के थ्रू, डेवलप कैसे होती है? देखो, एक तो वेब फर्स्ट की बात सुनो। अगर आपसे बोलूं वेब फर्स्ट क्या है? वेब फर्स्ट क्या होता है? वन साइड है। जैसे आपने क्या किया, www डॉट करके कोई सर्च किया गूगल पे, गूगल ने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, वन साइडर इन्फॉर्मेशन आपका मतलब। इसको बोलते हैं स्टैटिक वेब कहते हैं। ये सूचना तक आसान पहुंच, आप किसी भी सूचना को तुरंत पहुंच जाओ, गूगल पे सर्च किया आप तुरंत आसान पहुंच। वेब 2 में क्या होता है बेसिकली? इसमें टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरैक्ट प्लेटफॉर्म हो। इंटरैक्ट प्लेटफॉर्म मतलब आप दो तरीके से, आप यहाँ से किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, दूसरा आपको तुरंत इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये क्या है आपका इंटरैक्ट। ये 2 पॉइंट, वेब 2 पॉइंट। एक में वेब 3। वेब 3 का मतलब होता है कि अब आप, जैसे आपको अगर जैसे इन प्लेटफॉर्मों को यूज करना है, कोई प्लेटफॉर्म आपके बीच में आता है, जैसे फेसबुक आता था, व्हाट्सएप। लेकिन वेब 3 में आपको बिना किसी मीडिएटर के पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन और इंटरेक्शन करना संभव। आप किसी के साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। आप क्रिप्टो करेंसी में क्या करते हो? आप एक एल्गोरिथम सॉल्व करते हो, आपको क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है, आपको रिसीव हो जाता है, आपको पता नहीं किसने ये भेजी थी, क्या हुआ, लेकिन आप उसके साथ इंटरेक्शन कर लिए। नॉन फंजिबल टोकन, डिसेंट्रलाइजेशन, जो ये चीजें हैं सब। तो वेब 1 और 2 की तुलना में इसमें डेटा अधिक सुरक्षित रहता है 3 में। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें डेटा का कंट्रोल हर व्यक्ति अपने अपनी सिक्योरिटी के आधार पर करता है, डिसेंट्रलाइज होता है। क्योंकि इसमें डेटा लोग स्वयं अपने डेटा को नियंत्रित करते हैं, कोई मीडिएटर। अब मैं फेसबुक पे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं तो मेरा डेटा तो फेसबुक के पास है। अब फेसबुक उस डेटा को कैसे यूज कर रहा है मुझे पता नहीं। लेकिन अगर मैं ब्लॉकचेन सिस्टम के आधार पर, या मैं अगर अपना कुछ कर रहा हूं, अपना पासवर्ड लगा रहा हूं, अपना डेटा उस क्लाउड में कर रहा हूं, जो भी है, तो वो क्या, मेरा डेटा शुरू रहेगा। वेब 3 में यही एक सबसे खास बात होती है, इसमें विदाउट मीडिएटर होता है, पीयर टू पीयर आप इंटरेक्शन और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और सभी एग्जाम्पल क्या है? क्रिप्टो करेंसी, ये नॉन फंजिबल टोकन है, सभी किसी के एग्जाम्पल है वेब 3.0 के बेसिकली। तो ब्लैक चेन पद्धति पर आधारित होता है। अब आता है एक वेब 4.0। ये सिम्बियोटिक वेब होगी। सिम्बियोटिक वेब में मतलब है कि मशीन और मानव के बीच में एक इंटरेक्शन है। कैसे इंटरेक्शन होगा? हेलो गूगल, वो बोलता रहता है, ठीक है। तो अगर एक बहुत हाई लेवल मशीन, मानव कुछ कहेगा, मशीन अपने आप काम कर देगी, ठीक है। और वेब 5 इससे भी आगे होगी। इसमें क्या, वेब 5 क्या करेगी? वेब 5 बेसिकली आइडेंटिटी का पर नियंत्रण, डेटा स्टोर, आप हर चीज पर अपना एक कंट्रोल कर लोगे और तैयार करने के लिए एक मुक्त प्रवाह, एक अच्छा एनवायरमेंट बन जाएगा और हाई लेवल का डिसेंट्रलाइज। बेसिकली आपको कुल मिलाकर के जितनी वेब आ रही है, इसका मतलब जितना उतनी उसी आधार पर नई स्टेज आ रही है, उसी आधार पर उसका एक नई टेक्नोलॉजी, नई तरीका आगे बढ़ता जाए। तो वेब 3.0 ऑब्वियसली है, ये डिसेंट्रलाइज होती है, तो ये क्या करेगी? विकेंद्रीकृत होगी। डिजिटल पहचान आप खुद के अपने कंट्रोल में रख सकते हो। जो डिजिटल ने भी आपका डिजिटल करेंसी है, सबके लिए काम आती है। और ये मेटाफोर्स दुनिया मतलब आवासीय दुनिया में अगर आप जाना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से टेक्नोलॉजी काम आएगी वेब 3.0। आप बेसिकली, एक क्वेश्चन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप सभी जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक क्या होता है ब्लॉकचेन में? लेजर तकनीक। ब्लॉकचेन में क्या होता है? डिसेंट्रलाइज लेजर तकनीक। जैसे आप एक आदमी यहाँ से एक ब्लॉक आपने सॉल्व किया, फिर आप इसमें आपका सॉल्व करके एक नई पजल आ गई, फिर इसको सॉल्व किया, एक नई पजल आ गई, फिर इसमें करेंसी जनरेट हो गई, फिर और आगे चली। इस तरीके से मतलब क्या होता है? इसका डिसेंट्रलाइजेशन वही खाता होता है। लेन देन को ब्लॉक में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसको ब्लॉकचेन पद्धति बोलते हैं। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन सेवा प्रदान करने और ब्लॉक चेन इकोसिस्टम के निर्माण के लिए एक एकीकृत ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का डिजाइन एवं विकास भारत ने किया है। भारत ने प्रोजेक्ट क्या किया है? भारत ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा जारी किया गया। ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? ब्लॉकचेन से, ठीक है ना। इसमें दो चीज आपको ध्यान रखनी, एक होता है बास और एक होता है सास। सास ऑलरेडी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। इन दोनों का बेसिकली थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। ये दोनों है तो क्या है? ये दोनों आपको मैं कहूंगा एक क्लाउड सर्वर की तरह होते हैं। क्या होता है क्लाउड सर्वर? कैसे क्या होता है? देखो, बास का मतलब क्या होता है? बास में ये होता है जिसे बोलते हैं ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, यानी ब्लॉकचेन एक सर्विस के रूप में। तो बास के सुगम एकीकरण व्यवस्था करने के लिए हम एपीआई मतलब ये काम कर रहे हैं इस ब्लॉकचेन में। तो बास क्या है? बास बेसिकली क्या होता है?
थर्ड पार्टी क्लाउड आधारित अवसंरचना और प्रबंधन को सम्मिलित करता है। जैसे मान लो, इसमें सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, ब्लॉकचेन के माध्यम से, कोई आप कोई कंपनी है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से अपना एक क्लाउड बना देती है, आप उसमें डेटा अपना सिक्योर रख सकते हो, ठीक है ना। वो क्या करेगी, ब्लॉकचेन के माध्यम से, ठीक है ना। जैसे सरकारी विभागों द्वारा ब्लॉकचेन सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है, और ये ब्लॉकचेन पर अपने स्वयं की ब्लॉकचेन एप्स बनाती है। एप्स, जितने भी एप्स बनते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, फंक्शन और प्रबंधन करती है। बेसिकली ये क्या करती है, क्लाउड आधार, थर्ड पार्टी क्लाउड आधार होती है बस, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती है। इसी प्रकार जो हमारा है सास, भी ध्यान रखना, सास क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें सॉफ्टवेयर दिया जाता है आपको सर्विस के, वहां आपको पूरी ब्लॉकचेन सिस्टम दिया जाएगा या सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। ये क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर डिलीवरी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी ईमेल पर आपकी जीमेल बहुत बढ़ गई, अब आपका डेटा नहीं आ रहा था, आप क्या करोगे, उससे खरीदोगे मेमोरी खरीद, वो क्या है, वो सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। तो ये क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर डिलीवरी है। क्लाउड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास और प्रबंधन करता है। जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे मान लो मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा, मैं आपका डेटा उसमें स्टोर कर लूंगा, आपकी चीजें उसमें कर लूंगा, आप जरूरत पड़ी तो ले सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव्स है, हॉटमेल है, या ये सब, ये क्या है, साफ है। अतः सास के खरीदार यूजर इंटरफेस को उपयोग का अनुकूल बना सकते हैं, जैसा आप डेटा यूज करना चाहते हैं वैसा डेटा उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली भारत सरकार ने अभी हाल ही में अपने इस सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग के माध्यम से इस पे अपना जो राष्ट्रीय ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर है और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम्स है, इनके निर्माण के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। आपको ये भी ध्यान रखना है पॉइंट, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति 2021 के उद्देश्य का अनुभव है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें देखो आपका काम बनेगा सास और बास में बेसिक टेक्निकल डिफरेंस क्या है। क्रिप्टो माइनिंग, देखो मैं सिंपल सी बताता हूँ। हाल ही में भूटान सरकार और सिंगापुर स्थित बिटडीयर ने हिमालय में क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने के लिए $500 मिलियन जुटाने की घोषणा की है, और इस प्रकार की माइनिंग पूरी तरह कार्बन मुक्त होगी। ध्यान रखना, क्रिप्टो माइनिंग के लिए आपको बड़ी मात्रा में क्रिप्टो माइनिंग होती है, तो बड़ी मात्रा में सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं, एनर्जी का यूज करना पड़ता है बहुत ज्यादा, उससे कंजप्शन होता है, तो वो सारी चीजें। क्रिप्टो माइनिंग आप सभी जानते हैं, क्रिप्टो माइनिंग लेन देन होते हैं, उनकी प्रोसीजर का एक तरीका होता है, जैसे बिटकॉइन। ये बिटकॉइन जैसे नए क्रैम सृजित करने, नए कॉइन सृजित करने, उनको लेन देन करने, उनको सत्यापित करने और प्रोसेस करने की पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसे बोलते हैं क्रिप्टो माइनिंग। तो क्रिप्टो माइनिंग में चीजें क्या होती है, आप ट्रांजेक्शन करोगे, दूसरा उसको वेरीफाई करेगा, फिर वो उसको प्रोसीड करेगा, फिर तीसरा उसको वेरीफाई करेगा, ये साइकिल चलती रहती है, चेन। इसमें जो क्रिप्टो में क्या होता है कि कंप्यूटर, इसमें डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हर लेवल पर उसको क्या करता है, एकदम से वेरिफिकेशन। अब देखो दो तरीके से करते हैं इसमें, यानी कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस दो तरीके से हो सकती है। एक होता है पीओडब्ल्यू और एक होता है पीओएस। यानी कि क्रिप्टो करेंसी को सत्यापित करने के लिए आप दो एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोनों एल्गोरिथम में क्या है, पीओएस और पीओडब्ल्यू बेसिकली लेन देन को सत्यापित करना और ब्लॉक चेन नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज एंड सिक्योर बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब प्रोटोकॉल्स को बेसिक रूल्स होते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों को अंदर समझिए, पीओडब्ल्यू और पीओएस। पीओडब्ल्यू क्या होती है, इसका उपयोग बिटकॉइन माइनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से ब्लॉक्स का निर्माण और नेटवर्क की अखंडता को रेगुलेट किया जाता है। यानी कि बिटकॉइन माइनिंग करेंगे तो उसकी प्रोसीजर होगी, लेकिन इसमें क्या होता है, पीओएस में, पीओएस में आपको क्या करता है, हर पीओएस में आपने एक ब्लॉक बनाया और ब्लॉक के माध्यम से उसकी माइनिंग होती रही और निर्माण होता रहा, चलता रहा। लेकिन पीओएस एकदम अलग है। पीओएस में हर जो उसमें पार्टिसिपेंट शामिल होगा, हर कोई जो उस टोकन का मालिक होगा, वो खुद अपनी एक सहमति देगा, तब जाकर को वेरिफिकेशन, ये सर्वसम्मति आधारित एक वेरिफिकेशन की प्रोसीजर होगी। ये तो क्या होता है, एक तरह से एक साथ हो जाता है, इसमें एक एक का इंडिविजुअली पीओएस में लेना पड़ता है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, एक होता है पीओडब्ल्यू और एक होता है पीओएस, दोनों को देखो। पीओडब्ल्यू का मतलब क्या लाभ है, देखो पीओडब्ल्यू में क्या होता है, कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें माइनर्स के लिए क्रिप्टो करेंसी पुरस्कार होता है। इसमें बिकिन, ये भी प्रमाणन के लिए बिकिन के प्रति कड़ी सुरक्षा होती है, ठीक है। और पीओएस में क्या होता है कि महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, तेज ट्रांजेक्शन और ऊर्जा कुशल। बेसिकली दोनों का थोड़ा सा टेक्निकल समझिए, पीओएस और पीओडब्ल्यू में थोड़ा सा। पीओएस का मतलब होता है हर स्टेक होल्डर्स का वेरिफिकेशन अपने अपने से करेगा, और पीओएस में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका वेरिफिकेशन करने के लिए जो क्रिप्टो, उसका जो सिस्टम्स है, जो नॉर्मल सिस्टम चलेगा उसी से किया जाएगा। और इसमें हर जो ज्यादा अच्छे से पजल सॉल्व करेगा, ज्यादा अच्छी चीजें करेगा, उसको एक तरह से प्रतिस्पर्धा होती है इसमें पीओडब्ल्यू।
लेकिन पीओडब्ल्यू के लॉस क्या है, बेसिकली थोड़ा ध्यान रखना। पीओडब्ल्यू है कि इसके महंगे उपकरणों की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा ज्यादा खाता है, ट्रांजेक्शन बहुत गति से होते हैं, उच्च ट्रांजेक्शन शुल्क होता है। ठीक है, लेकिन पीओडब्ल्यू में क्या नुकसान है, इसमें हर जो बड़े बड़े हितधारक, जैसे हर हितधारक उसको वेरिफिकेशन करता है, तो बड़े हितधारकों का प्रभाव ज्यादा रहता है। कॉइन की जमाखोरी, मतलब मेरे पास आ गया, मैं स्टॉक कर लिया, आगे भेजा नहीं, क्योंकि इसमें इंडिविजुअली है, बड़े पैमाने पर अप्रमाणित होता है, क्योंकि हर कोई इसको एक बार वेरिफिकेशन नहीं कर पाता। शुरू में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है, आप इंडिविजुअल करते हैं। दो अलग अलग तरीके होते हैं, पीओएस और पीओडब्ल्यू में, ध्यान रखें। ठीक है, क्रिप्टो माइनिंग के अलग अलग, एक तो होता है सीपीयू के माध्यम से, एक होता है ग्राफिक्स के माध्यम से, अन्य प्रकार किसी प्रकार की भी माध्यम से, मतलब प्रोसीजर को यूज करते हैं, इसमें ग्राफिक्स को यूज करते हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी आप सभी जानते हैं एक विकेंद्रीय का डिजिटल मुद्दा है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। इसको रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी यानी कोडिंग होती है, जो इसको सॉल्व करता है उसी को मिल जाता है, जिसके एग्जांपल ये है बिटकॉइंस, एल्गोरिथम। ठीक है, ये ज्यादा काम की नहीं, एक बार ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो यूपीएससी के कई बार एक तो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और वन लाइनर क्वेश्चन यूपीएससी इतना पूछेगा कि इस कानून को किसने पारित किया। कई बार जो नया कानून आता है, बहुत अननोन कानून होता है, इसको पूछेगा आपसे। तो हाल ही में यूरोपीय संसद ने मार्केट इन क्रिप्टो असेट कानून पारित किया। ध्यान रखना, मार्केट इन, दो चीजें ध्यान रखिए, मार्केट इन क्रिप्टो असेट क्या है। इस कानून के तहत यूरोप में क्रिप्टो उद्योग को विनियमित किया जाएगा। जो क्रिप्टो करेंसी का उद्योग है, जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का उद्योग है, उसको पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। अब MICA क्या है, यानी मार्केट इन क्रिप्टो असेट्स। तो क्या होता है, बेसिकली क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के साथ साथ उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, मतलब ध्यान रखना आप आजकल हर कोई क्रिप्टो करेंसी यूज करता है, लेकिन कोई कानून नहीं है कि अगर किसी के साथ कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसको कौन कंपनसेट करेगा, क्या नियम होंगे, क्या उसको मतलब तरीका होगा, किस तरीके से, उसका कोई भी नहीं है। इसलिए यूरोप में ये कानून आ गया, क्योंकि आजकल क्रिप्टो असेट हर जगह यूज हो रही है। आप भी बिटकॉइंस खेलते हो, सब कुछ खेलते हो लोग आजकल, टोकन करेंसी भी बहुत आने लग गई, तो सब चीज आती है, इसलिए उसको लागू करने की बात की। मिसा विनियमन केवल उन क्रिप्टो परिसंपत्ति लागू होगा जो वर्तमान में किसी विनियमन के दायरे में नहीं है, जो आज तक किसी रेगुलेशन में नहीं आई कोई करेंसी, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन, असेट रेफरेंस टोकन, यूटिलिटी टोकन, ये इसकी अलग अलग असेट नाम है। ये क्या है, क्रिप्टो असेट्स के नाम है। और ये ध्यान रखना किस पे लागू नहीं होगा, नॉन फंजिबल टोकन, सेंट्रल बैंक डिपॉजिट डिजिटल करेंसी, और DEFI डिजिटल जो करेंसी है, इन पे लागू नहीं होगा। इनका नाम ध्यान रखना, क्यों लागू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी रेगुलेटेड है। इसने कोई कहा ना, जो रेगुलेशन के दायरे से बाहर है उन पे लागू। अब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जैसे इंडिया जारी कर रहा है, चाइना ने जारी की, ये क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल बैंक इसको जारी कर रहा है, तो वो तो रेगुलेट करेगा इसको, है ना। DEF डिजिटल डिजिटल फाइनेंशियल वो वाला सेंटर, ये एक उभरता हुआ डिजिटल मॉडल, इसका उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी आधार लेन देन, विनिमय और वित्तीय सेवाओं का प्रबंधन करने योग्य बनाना है। मतलब बेसिकली आपको क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन को सिक्योर बनाने के ये तरीके। क्रिप्टो असेट वही है जो डिजिटल असेट होती है, सब जो क्रिप्टो असेट कहलाती है, आप सभी जानते हैं। क्रिप्टो परिसंपत्तियों का अपना मूल्य होता है, या उनके धारक के पास पैसे के वैल्यू के समान अधिकार होते हैं। मतलब कुछ तो आपको होता है, जैसे आपके पास 4 क्रिप्टो होते हैं, तो उनका कुछ तो वैल्यू डिसाइड रहती है, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी या इसी तरीके की तकनीक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिकली रूप से हस्तांतरण या स्टोर किया जा सकता है। जिस टेक्नोलॉजी पे आप, जैसे आपका होता है ना वॉलेट, उसमें जमा हो जाता है, वैसे इसमें जमा हो जाता है। ठीक है, अलग अलग इसके नाम है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं अलग अलग नाम है, जस्ट गो थ्रू, कोई खास जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा देखने का कि भारत में क्रिप्टो करेंसी असेट को लेकर के क्या रहा है। क्रिप्टो अरेस्ट, ध्यान रखना, क्रिप्टो एक तकनीक होती है जिसमें आप सॉल्विंग करके उसको रखते हैं, या सिक्योरिटी की एक तकनीक होती है, और इसी के आधार पर आप विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम मशीनों के माध्यम से एल्गोरिथम सॉल्व करके, पजल को सॉल्व करके अपनी करेंसी बनाते हो, उसे बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। देखो, 2019 में RBI ने मना कर दिया क्रिप्टो करेंसी के लिए, बोला अगर कोई क्रिप्टो करेंसी पर ट्रेडिंग कर रहा है, होल्डिंग कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, तो हम उसे अवैध मानते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने RBI से कहा कि इस प्रतिबंध को आप हटा दो, अतः सरकार को इस पर निर्णय लेने के लिए कह दिया। ठीक है, प्रतिबंध तो हटा दिया और सरकार से कहा कोई डिसीजन लीजिए क्रिप्टो करेंसी। 2022 में वित्त मंत्रालय द्वारा अब जो डिजिटल करेंसी है उस पर टैक्स लगाया। जितनी भी आपको वर्चुअल करेंसी है, चाहे उसमें क्रिप्टो करेंसी है, टोकन करेंसी जो भी है, इस पे जो भी इनकम आप ट्रांजेक्शन करोगे उस पे आपको 30% का टैक्स लगेगा। 2023 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जुड़े लेन देन की को मुख्य रूप से PMLA एक्ट में लेके आ गए। पहले ये लेन देन PMLA एक्ट में नहीं आता, अगर आप वर्चुअल करेंसी का भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आए।
2023 में G20 देशों ने नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाया, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के प्रभावी विनियमन की बात। क्रिप्टो दिल्ली डिक्लेरेशन और दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन किसी संबंध है? बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन संबंध। इसके बाद आती है दोस्तों 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और एक होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो इसको देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया एक बार कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस कहाँ होता है। बेसिकली क्वेश्चन पूछेंगे एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो देखो, आईआईटी मंडी के जो आईआईटी मंडी है उसके शोधकर्ताओं ने एक्सट्रूजन आधारित मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसको बोलते हैं एएम प्रक्रिया, मेटल 3D प्रिंटिंग की अन्य विधियों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी बनाई। यानी कि ये जो तकनीक है आपका एक्सट्रूजन आधारित जो मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है, वो मेटल 3D प्रिंटिंग की जो अन्य तकनीक है उनसे ज्यादा सस्ती है, मतलब कुल मिला के। अब 3D प्रिंटिंग क्या होता है? देखो सिस्टम में क्या होता है, उस 3D प्रिंटिंग क्या होता है कि बेसिकली आप जैसे कोई बिल्डिंग बनाना चाहो, ठीक है ना? जैसे अभी एक पोस्ट ऑफिस बनी थी कर्नाटक बेंगलुरु में, जो 3D तकनीक पर आधारित। 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि आप सिस्टम में उसकी 3D तस्वीर बनती है सिस्टम में, ठीक है ना? कंप्यूटर एडिट करके आप डिजाइन करते हो डिजिटल, और परत दर उसको मुख्य रूप से जैसे जैसे सिस्टम में करते हो वैसे ही वैसे उसको फिजिकली करते हो, ठीक है ना? जो लेयर आप सिस्टम में बना के डिजाइनिंग करते हो वही लेयर आप उसको फिजिकली करोगे, तो सिस्टम से वो एक तरह से फिजिकली आपकी क्या बन जाएगी, जो भी आप फिजिकली कोई चीज बनाना चाहते हो बन जाएगी, ठीक है ना? तो ये वो चीज है, इसे क्या कहते हैं डिजिटल मॉडेल या कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आमतौर पर किसी सामग्री की कई क्रमिक पतली पतली परतों को परतदार संयोजित करके एक मूर्त रूप दिया जाता है। इसके तहत ऑब्जेक्ट्स के प्रोटोटाइप या कार्य मॉडल बनाए जाते हैं। 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया में प्लास्टिक, रॉल, थर्मोप्लास्टिक, फाइबर, इन सामग्रियों को केमिकल रूप से परत बिछाकर तैयार किया जाता है, ठीक है ना? ये पारंपरिक निर्माण में थोड़ी एक पारंपरिक में क्या बताया आपने, कोई मैप बनाया उसी के आधार पर चलते जा रहे हो। इसमें आप जब बनाओगे तो पूरा एक मैपिंग 3D पेंटिंग बना होगा, 3D उसका डायमेंशन बना होगा, और वो बताएगा कि इस जगह आपको क्या लगाना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, क्या करना है, तो सब चीज आपको अच्छे से बताएगा। इसके लाभ क्या है? आप तो ऑन डिमांड प्रिंटिंग के चलते आप इसकी इन्वेंटरी लागत बहुत कम है, कम समय में आप डिजाइन कर सकते हो, और इस विद्युत तुलना में ये लगभग अवशिष्ट बहुत कम होते हैं। ये उतना ही बताएगा जितना जरूरत है आपको, ठीक है? 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3D प्रिंटिंग की क्षमता को दोहन करने के लिए एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की। हरियाणा में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बना है। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है, ठीक है? अब देखो कैसे होता है, एक बार देख लीजिए। ये 3D डायमेंशन ऐसा होगा, ये जो ये है ना, ये ऑब्जेक्ट्स है, देखो ये ऐसा सब, ये ऐसे देखो, ऐसे मतलब ऐसा बनाना था। 3D ऑब्जेक्ट्स ये है, बनाना हमें यही था 3D ऑब्जेक्ट से बेसिकली। तो ये ऐसा है, इसको अब बेसिकली क्या करते हैं, सिस्टम्स में बनाते हैं इसको, और सिस्टम में दिखाते हैं, और सिस्टम बताएगा भाई क्या क्या समय पर आपको क्या क्या चीज करनी चाहिए। तो ज्यादा टेक्निकल जरूरत नहीं है इसको, बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है इसमें, वो हमें जानने की जरूरत नहीं, ठीक है? अब इसका यूज देखो, आप चिकित्सा मतलब चिकित्सा स्वास्थ्य में कर सकते हो। आप देखो मशीनों में बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कला बना सकते हो, कोई आभूषण बना सकते हो, घर बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। वास्तुकला में होता है, उद्योगों में होता है इसका, ठीक है? इसके बाद आता है 4D प्रिंटिंग। अब देखो एक थोड़ा सा अलग चीज है, 3D प्रिंटिंग का ही ये क्या है, अपडेटेड रूप। 3D प्रिंटिंग का क्या है, अपडेटेड रूप है। इसमें क्या किया जाता है, 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि जब आप सामग्री का उपयोग करते हैं तो उत्पादन के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब एक बार जो आपने बनाया उसको फिजिकल रूप दे दिया, चेंज नहीं करेंगे। सक्षम वस्तुओं को प्रिंट किया जाता है, तो उत्पादन के बाद आकार बदलने में सक्षम वस्तुओं को प्रिंटर किया जाता है इस तकनीक को। इसमें 4D प्रिंटिंग में, इसमें क्या है, उत्पादन के बाद आप चेंज कर सकते हो नमी, तापमान, प्रकाश, विद्युत प्रवाह, इन उत्प्रेरकों की आवश्यकता से। प्रयुक्त सामग्री हाइड्रोजल थर्मो इसको यूज करते हैं, और ये गुण ये है कि आपको सेल्फ असेंबलिंग, आप ऑटोमेटिक असेंबलिंग हो जाती है, अडेप्टिंग हो जाती है, हीलिंग हो जाती है, मतलब आपस में इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और एक एडवांस टेक्नोलॉजी है इसकी 3D। अब आता है वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी क्या है? तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी ने सुझाव दिया भारत को वाईफाई 7 पे अब काम करना चाहिए। देखो वाईफाई प्रौद्योगिकी आप सभी जानते हैं क्या होती है ना? तो वाईफाई 7 देखो,
वाईफाई 7 क्लाउड बेस्ड और वायरलेस एप्लीकेशन सेवाओं का उपयोग करने और इनमें काम आती है। वाईफाई 7 हेल्थ सेक्टर में टेली डायग्नोसिस, टेली सर्जरी में काम आती है। ओवरव्यू जितनी भी आईओटी है उसमें काम आएगी, एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें काम आएगी। लेकिन ये होती क्या है, देखो वाईफाई 7 की खास विशेषता क्या होती है। वाईफाई 7 अगली पीढ़ी का वायरलेस फिडेबिलिटी मानक होता है। ये बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन है, उसके द्वारा इसको एक मानक दिया गया है। इसकी बेसिक विशेषता क्या है कि बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी, यानी विभिन्न बैंडों के उपकरणों से कनेक्ट हो जाता है ना। बेसिकली अगर नॉर्मल वाईफाई है अपना, तो अभी अगर जैसे इन अंतर है नीचे, ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा टेक्निकल अंतर है। तो वाईफाई 7 की विशेषता है कि ये बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी, मतलब बेसिकली अलग अलग बैंड्स को आप कर सकते हो। इसमें लेटेंसी बहुत कम होती है, अलग अलग लिंक दे सकते हो। इसकी जो क्षमता है नॉर्मल वाईफाई से 6 गुना 4 गुना ज्यादा होती है। रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। तीन माध्यम में बेस स्टेशन राउटर्स होता है। राउटर्स आप समझते हैं, बेस स्टेशन जहाँ से सूचना आती है, राउटर्स जहाँ से आपके घर में लगा रहता है वाईफाई, और डिवाइस में लगाते हैं, ये कोई काम का नहीं। ठीक है। वाईफाई के अलग अलग जनरेशन है, जस्ट गो थ्रू, है ना। यूपीएससी कम है क्योंकि जनरेशन के आधार पर कई बार कम। यूपीएससी वाईफाई को दूसरी तकनीक से साथ कंपेयर कर सकते हैं, इनसे नहीं करेगा ज्यादा। ठीक है। फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई कुछ नहीं, डीओटी ने हाल ही में संचार मंत्रालय के डीओटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक फेशियल रिकॉग्निशन टूल तैयार किया है जिसका नाम है एएसटीआर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्नाइज पावर सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। जो आप सिम लेते हो ना, उस सिम खरीदते समय आपकी जो आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी से आपका फेस का रिकॉग्निशन किया जाएगा। ठीक है ना। तो फेस रिकॉग्निशन के लिए है। एएसटीआर क्या है? एएसटीआर संचार साथी पहल के तहत लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके सिम की पहचान, तो फर्जी दस्तावेजों का यूज करते थे लोग सिम लेने के लिए, दूसरे की सिम के नाम पे सिम लेते थे, उनको रोकने के लिए है। और एक परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर का इसमें उपयोग किया जाएगा। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़िया काम करेगा। ठीक है ना। और कौन सा? कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल का उपयोग किया जाए, है ना, एआई के रूप में। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या हुआ है, इसमें बेसिकली जो संचार साथी पहले उसको क्यों लेके आया, बेसिकली जो मोबाइल कनेक्शन है उसका पता लगाने कि भाई किसके नाम से है, कौन इसका वास्तविक है। और जो मोबाइल आपका खो गया या कुछ भी हो गया, उसका पता लगाने के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। जो संचार विभाग है, इसमें आपको क्या होगा, सीईआर, सीईआर मतलब सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, यानी आपके जहां पर बेसिकली खोए हुए मोबाइलों का ब्लॉक, यहाँ पर आप यहाँ पर जाकर के ब्लॉक करवा सकते हो, आपकी सिम की ब्लॉक करवा सकते हो, नया कनेक्शन ले सकते हो। ठीक है। जब नया कनेक्शन लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फेशियल रिकॉग्निशन करवा। फेशियल रिकॉग्निशन तो एयरपोर्ट पे होता है, बहुत जगह होता है। आपको फेशियल रिकॉग्निशन सब जगह जहां मानव का फेस जरूरत है वहां हो जाएगा। देखो बैंक अपनी जगह यूज करेगा इसको, अपराध के लिए एयरपोर्ट पे, सब जगह इसका फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक आप यूज कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन में क्या होता है, देखो आपका चेहरे का जो पैटर्न है उसको रीड किया जाता है, आपके व्यवहार को पैटर्न को रीड किया। देखो क्या होता है, बायोमेट्रिक्स अलग अलग तरीके से, एक तो आपके व्यवहार के आधार पर आपको मैच करेगा, एक आप शारीरिक बनावट के आधार पर करेगा, एक आपके डीएनए की बनावट के आधार पर। तो ये सब क्या है, ये आपको मैचिंग करेगा कि वो आदमी है या नहीं। अब आपके फोटो में क्या देखेगा, ये देखेगा, फोटो में आपका व्यवहार तो देख नहीं पाएगा वो। ठीक है। बेसिकली वही है ना, ये सब चीज वही कहानी बता रहा है। सुपर कंप्यूटर्स, हाल ही में भारत का एक एरावत, ध्यान रखना, एरावत तो आप जानते होंगे। एरावत क्या है? हाँ, इंद्र का वाहन था जो एरावत। तो हाल ही में एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर सूची में 75 नंबर। तो एरावत क्या है? एरावत बेसिकली भारत का एक सुपर कंप्यूटर, कौन सा? एआई बेस्ड। इसको इसे महाराष्ट्र में जो हमारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस है उसमें स्थापित किया गया है। हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज एआई सुपर सिस्टम है। इसकी क्षमता इतनी है 13,170 टेरापॉइंट, और सी डैप के अनुसार ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है ना। और एआई की सरकार ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के भाग में इसको स्थापित किया गया है। ये इंटेलिजेंस के रूप में सरकार इसको यूज करेगी। और जानते हैं, ये जो प्रोग्राम है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है, इसको बेसिकली एमईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा इसको चलाया गया। इसका उद्देश्य है कि सकारात्मक सामाजिक प्रभाव के समावेशन नवाचार को बढ़ावा देते हुए एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो बेसिकली काम करेगी इसमें एआई के लिए। ठीक है। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना पूछिए यूपीएससी अगर पूछेगा ना, तो एरावत क्या है,
ध्यान रखना, ये नहीं पूछे किसने डेवलप किया है, कहाँ रखा हुआ है, इतना सिस्टम नहीं होने। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इतना ध्यान रखना। एरावत क्या है? एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर। और जब इस वक्त खराब हो जाए तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, उसकी बात अलग। सुपर कंप्यूटिंग क्या है आप सभी जानते हैं। सुपर कंप्यूटिंग कैलकुलेशन करने की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होते हैं, जो प्रति मिलियन, प्रति सेकंड मिलियंस इंस्ट्रक्शन आपको दे सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड में मापा जाता है इसकी स्पीड को। फ्लोटिंग पॉइंट, नॉर्मल नॉर्मल कंप्यूटर को एम आई पी एस में मांगते हैं, इसको एफ एल ओ पी एस में मांगते हैं। भारत के मुख्य रूप से परम सिद्धि है, प्रत्युष है, मिहिर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था, 1991 में आया था। परम सेवा मुख्य रूप से नेशनल कंप्यूटिंग मिशन के तहत 2019 में स्वदेशी रूप से असेंबली किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था परम सेवा। ध्यान रखना, पहला था परम सिद्धि, तो पहला था परम, और दूसरा परम सेवा स्वदेशी रूप से निर्मित सुपर कंप्यूटर। देखो इतना रटने की जरूरत नहीं, हर जगह काम आएगा। जहां जहां कंप्यूटर आता है ना आज के टाइम में, वहां वहां सुपर कंप्यूटर भी काम, और हाई लेवल की टेक्नोलॉजी के लिए तो बिल्कुल काम आएगा ही। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन सब जगह हो जाएंगे। जो भारत ने ये मिशन चलाया था, राष्ट्रीय सुपर एनएसएम, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में चलाया गया था। उसका उद्देश्य था कि भाई हमें 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी के लिए एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करना है। उसके लिए देश में रिसर्च और अनुसंधान करना। मतलब देखो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, रिसर्च अनुसंधान इंस्टीट्यूट है, इन वो सुपर कंप्यूटिंग के बारे में नॉलेज नेटवर्क बनाया गया था इसमें। संयुक्त रूप से इसको डीएसटी और डीईआईटी दोनों ने चलाया है। इसको इंफॉर्मेशन सीडेक, और सीडेक और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। एक आता है डिजिटल इंडिया RISC-B प्रोसीजर, या DIR-B प्रोसीजर बोलते हैं इसको, कार्यक्रम है। तो ये किसने चलाया है? DIR-B कार्यक्रम बेसिकली किसने चलाया? MEIT के द्वारा चलाया है। इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के माइक्रो प्रोसीजर के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना। माइक्रो प्रोसीजर ये भारत में RISC, RIS का मतलब होता है रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होते हैं, इसको RISC-5। ये प्रतिभा केंद्र और RISC-5 चिप्स की सप्लाई करने के लिए प्रोग्राम हमने चलाया कि इसके लिए हम स्टार्टअप्स बनाए, एजुकेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको आगे बढ़ाएं, उनके साथ साझेदारी करें, ताकि हम इस पर आगे काम कर सकें। अब आता है ये RISC, ये बेसिकली ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। बेसिकली क्या होता है, इसका उपयोग एमबेड डिजाइन को लेकर के सफल कंप्यूटर अलग अलग उपयोग के लिए इसको किया जाता है। कोई IoT वगैरह चीजों के लिए इसको हम कर सकते हैं। RISC भी जो हाई स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी RISC को यूज कर सकते हैं। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब समझ लिया। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सिंपल सा। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि सभी तक नेट की बिना किसी भेदभाव के पहुंच, सभी तक टेली जो भी है। अब मान लो आजकल OTT आती है, इतना इतना उसको वो लगा देंगे प्रतिबंध, तो कई OT नेट नेटिंग हुई है कि डिवाइस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और वो किए जाने वाले सभी मुफ्त इंटरनेट सुविधा सभी को पहुंचे, यही क्या होता है नेट न्यूट्रलिटी। बस उसके बाद ज्यादा पढ़ने जाना नहीं है इसमें। 5G का कोई काम नहीं है इतना। 6G का कोई UPSC का भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। UPSC के पास बहुत है क्वेश्चन पूछने। ये थोड़ा सा कहीं पे फ्री स्पेशल, सॉरी फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, FSOC, ये अच्छी टेक्निक है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं FOS, पर एक क्या होता है लाइफ आई, एक होता है वाईफाई, इन दोनों को देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। देखो, अल्फाबेट प्रोजेक्ट तारा के तहत वर्तमान में भारत और अफ्रीका में लाइट बीम इंटरनेट तकनीक का प्रयोग कर रही है। कौन? अल्फाबेट प्रोजेक्ट तारा। ठीक है। प्रोजेक्ट तारा में अल्फाबेट एक तकनीक वो कंपनी, ठीक है। प्रोजेक्ट तारा में फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। किसका? प्रोजेक्ट तारा में किसका यूज किया जा रहा है? FSOC का। अब ये क्या है इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है? FSOC ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन को दर्शाता है, यानी कि कम दूरी के OBC को लाइट फिडेलिटी या लाइफ फाई भी कहा जाता है ना। ये क्या होता है? आउटडोर ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। वर्तमान में डेटा संचार करने के लिए लाइफ फाई, जो लाइफ फाई तकनीक है उसी पर आधारित होता है एक तरह से, जो खुले आसमान से, मतलब क्या होता है लाइफ फाई में क्या होता है बेसिकली? लाइफ फाई क्या होती है? लाइफ फाई आपकी जो प्रकाश स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है,
और एड्रेस प्रकाश स्पेक्ट्रम से डेटा संचारित करता है। ठीक है, डेटा संचारित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम का भी करती है और साथ साथ एड्रेस प्रकाश स्पेक्ट्रम का भी करती है। लाइफ आई बीएलसी सिद्धांत पर आधारित। बीएलसी क्या है? विजुअल लाइट कम्युनिकेशन। लाइफ आई क्या है? लाइट फिडेलिटी या लाइफ आई बोलते हैं। ये आपको पता है प्रकाश स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी, जो आपको इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ना, वो तरंग प्रकाश तरंगों के माध्यम से, प्रकाश स्पेक्ट्रम के माध्यम से जाती है। ठीक है, और बीएलसी की तुलना में बड़ी मात्रा में डेटा, ब्लूटूथ की तुलना में, ब्लूटूथ आपको डेटा देता है, उससे ज्यादा डेटा ही देती है। इसमें कोई विद्युत चुम्बकीय व्यवधान नहीं होता, क्योंकि ये प्रकाश स्पेक्ट्रम पर आधारित होती है। ये लाइन ऑफ साइट तकनीक होती है। ये लाइन ऑफ साइट तकनीक होती है। इसे डुप्लेक्सिस कहा जाता है, यानी कि ये द्विदशात्मक होती है। डेटा आप भेज सकते हो इसमें। इसकी कार्य प्रणाली ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क से संबंधित है। हालांकि एफओएससी ऑप्टिकल बीम बुक होता है माध्यम से भेजा, जबकि ओएफसी में ग्लास फाइबर हो सकता है। उसमें बीम होता है, इसमें ग्लास फाइबर होता है। इतना तकनीकल होता है। बेसिकली ये बहुत लागत प्रभावी होता है, जल्दी इसका उपयोग लाया जा सकता है, गति बहुत अच्छे से देता है। सैन्य इस्तेमाल में, लास्ट माइल एक्सेस में, दूर संचार और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से इसका उपयोग करते हैं। तो एफएस उसी तकनीक है ये, वो बेसिकली लाइफ आई जैसी होती है। कम दूरी पर ओपीडब्ल्यू को इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसका फायदे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकते हैं और चैलेंज। अब ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, ये आप स्पेक्ट्रम चलती है, अगर धुंध है तो नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं। बेहतर दर्पण की जरूरत पड़ेगी, तभी वो आपकी जो स्पेक्ट्रम्स आएंगे, प्रकाश स्पेक्ट्रम आएंगी, उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे। गति का पता लगाने की क्षमता की आवश्यकता होती है इसमें, कि कितनी गति से हम लोग पास सारे इन्फॉर्मेशन। लाइफ आई और वाईफाई के बीच तुलना। देखो लाइफ आई क्या होता है, अगर मापदंड की बात करें, लाइफ आई की स्पीड ज्यादा होती है वाईफाई की तुलना। डेटा ट्रांसफर, ध्यान रखना, लाइफ हाई में प्रकाश के माध्यम से और वाईफाई में आपको पता है रेडियो स्पेक्ट्रम के माध्यम से होता है। स्पेक्ट्रम रेंज लाइफ हाई के लिए बड़ा चाहिए, इसके लिए छोटा चाहिए। लागत इसकी बहुत किफायती होता है, वाईफाई महंगा होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी, ये पॉइंट टू पॉइंट जाता है, ये पॉइंट टू पॉइंट है। ऑपरेटर फ्रिक्वेंसी सैकड़ों टेरावाइट्स, मतलब इसकी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है लाइफ। ठीक है, लाइफ हाई को बोलते हैं लाइट फिडेलिटी या लाइफ हाई। अगला आता है आपको ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है ना, क्या होता है देखो, ये एक फ्लैट लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी होती है। दो चालकों के बीच में ऑर्गेनिक पतली फिल्म्स की श्रृंखला रखकर बनाया जाता है। ऑर्गेनिक जो फिल्म्स होती है उसकी, अब इसको थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा टेक्निकली एक बार आना, नीचे समझ जाओ। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तेज रोशनी सहित। ये बेसिकली लचीले। एलईडी क्या है? ये ओ एलईडी, एलईडी का ही एक रूप है, ध्यान है। वो एलईडी क्या है? एलईडी का ही रूप है। आपने देखा होगा आपके पास कौन कौन सी होती थी, वो सब चीजें इसमें। ठीक है, ये ओएलईडी कोई और नहीं, जैसे आपकी एलईडी है ना, उसी का एक रूप है ओएलईडी। इसमें ऑर्गेनिक और जो इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक पतली फर्क लगी रहती है फिल्म, उसके माध्यम से आती है। ठीक है, इतना है इसमें। इसको ज्यादा अगर आप देखोगे तो इसको देख सकते हैं, बाकी इसमें कोई नहीं है। इनका अंतर देख लो तुम। देखो डिस्प्ले तकनीक है तीनों, एलसीडी होता है, एक ओएलईडी होता है, एक एमएलईडी होता है। पिक्सल टाइप इसका बैकलेस डिस्प्ले होता है। ये कोई खास है नहीं, जस्ट गो थ्रू फॉर दिस, नथिंग एल्स। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। मेटावर्स क्या होता है? मेटावर्स क्या होता है कि आपकी वास्तविक दुनिया को वर्चुअल दुनिया में कन्वर्ट करते हुए दिखा दें, वो होता है मेटावर्स। यानी कि 3D सक्षम वर्चुअल रियलिटी स्पेस होता है। ये वास्तविक दुनिया का विकल्प, एक उसकी कॉपी आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। मेटावर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स मोटे तौर पर 4 होते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बनाया जाता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर क्या होता है कि इसमें जो उपकरण होते हैं उनको मेटावर्स तक सूचना पहुंचाई जाती है। वर्चुअलाइजेशन देखा है, प्रोग्रामिंग की जाती है। इंटरफेरेंस, जो मैं यूज कर रहा हूँ मेरे को कनेक्ट किया जाएगा उससे। और यूजर एक्सपीरियंस, उसके बाद मैं उसी आधार पर उसकी फीडबैक दूंगा। तो इस तरह के लिए इतना जानेगा। इतना यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना, वो पूछेगी जस्ट इतना कि मेटावर्स क्या है और इसका एप्लीकेशन कहाँ का होता है। मेटावर्स आवासीय दुनिया है एक तरह से। अब आवासीय दुनिया की यूज कहीं भी कर, ठीक है ना। इसके बाद आता है भार ओस, आईआईटी मद्रास द्वारा मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या है? मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसे डीएसटी द्वारा जो वित्त पोषित योजना के माध्यम से इसको विकसित किया गया है। इसे नो डिफॉल्ट एप्स की सुविधा, यानी कि नो डिफॉल्ट एप्स क्या होता है कि ना, उपयोगकर्ता उन एप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता जिनसे भी परिचित नहीं है।
बेसिकली क्या होता है, कई बार आपको मोबाइल में आपकी यूज बहुत सारे ऐप्स आते हैं, अब मोबाइल में ऐसे ऐप्स आते हैं जिसके बारे में आपको सूचना नहीं, आप उनको यूज करते हो, फंस जाते हो। इसलिए बाहर उस मुख्य रूप से एक नया इंडिया का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ये बताएगा जो आप यूज नहीं करना चाहते ऑटोमेटिकली बंद रहेगा आपको, ठीक है ना, उसका मिसयूज नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बेसिकली एक नोड टाइप में होता है। नोड टाइप का मतलब आप नेटिव ओवर द ईयर अपडेट प्रदान करेगा ताकि आपकी जितनी भी उपकरण है वो सिक्योर बने रहे, ठीक है। सिम सब्सक्राइबर आप जानते हो, इसमें कोई खास गेट कीपर्स। बेसिकली ईयू ने जो अल्फाबेट कंपनी, अमेजन, एप्पल, बायडॉट्स और मेटा और माइक्रोसॉफ्ट का नाम याद रखना, इन 6 कंपनियों को वैश्विक प्रौद्योगिकी का गेट कीपर्स के नाम दिया गया और बेसिकली इनको स्पेशल निगरानी में रखा गया है डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत। गेट कीपर्स होते हैं 6 गेट कीपर्स है, ट्विटर नहीं है, इसमें ध्यान रखना। इसके बाद आता है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली कोई खास की चीज नहीं है, ये रक्षा और साथ ही महत्वपूर्ण अवसंरचना में बढ़ते साइबर और मेलवेयर हमलों के बीच में रक्षा मंत्रालय ने कंप्यूटर सिस्टम की विंडोज ओएस की जगह माया ओएस को डेवलप किया है। नया ओएस क्या है, इसका नाम है ओबंटू पर आधारित है। ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ओबंटू पर आधारित है और ओपन सोर्स कोड को हर किसी को एडिट और मॉडिफाई कर यूज करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा माया ओएस में चक्रू नाम का एक एंड पॉइंट डिटेक्शन और प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है। जैसे कोई चीज आती है इरेगुलर होती है, उसको तुरंत डिटेक्ट करके आपको पता लगा। इसको पता नहीं, इससे कोई काम नहीं है, इससे भी कोई काम नहीं। एक्सेलरेटर का यूज पिछली बार यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया आपको। एक्सेलरेटर जैसे सेंसिटिव कम्युनिटी मतलब बहुत जगह काम होता है, कार एक्सेलरेटर के लिए एक्सेलरेटर का यूज होता है, बहुत जगह काम होता है। तो एप्लीकेशन आपसे बेसिकली पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा क्या होता है, एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो चंद्रयान, मैं आपको बताता हूँ स्पेस टेक्नोलॉजी में चंद्रयान है। चंद्रयान के जो अगर ऐसी चीजें आती है ना जिनका ये नहीं पूछा जाएगा यूपीएससी का, अगर देखो एक तो वो है कि दुर्भाग्य बस पूछा जाए वो अलग बात है, लेकिन इतनी टेक्निकल चीजें नहीं पूछ रहा। और कम से कम अगर पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो गलत क्वेश्चन बना रहे हैं, इतना नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें कोई ये देखो कोई कीवर्ड है ना आपका, उसको पकड़ना है बेसिकली। जैसे बेसिकली क्या है, चंद्रयान 3 क्या काम करेगा वो चीज आपको देखना है, बेसिकली इसका काम क्या करेगा, ये इसका काम क्या है और इसका एप्लीकेशन ये क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या टेक्नोलॉजी लेके चले गया, कौन सा विमान लेके चला गया, उसकी संभावना बहुत कम है, वो क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है ना। जैसे चंद्रयान 3 के जो 3 महत्वपूर्ण चीज हो गए, एक तो तापमान, विक्रम लैंडर पर लगे चंद्रा सरफेस, इसका नाम बिल्कुल याद मत रखो लेकिन इसमें ध्यान रखना, पर एक तापमान दिया है 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा पर 20 सेंटीग्रेड से 30 डिग्री आसपास हो सकता है। तो जो पेलोड है उसमें 70 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, लेकिन चंद्रमा पे कितना हो सकता है, 20 से 30। चंद्रमा पे मौजूदा तत्व भी हो सकते हैं, संभावना कहीं बृहद प्लाज्मा हो सकती है, भूकंपीय तरंगें भी हो सकती है। चंद्रमा में एक तरह लूनर सॉइल, तो लूनर सॉइल चंद्रमा की मिट्टी के बारे में कहा गया है। तो चंद्रमा की मिट्टी क्या होती है, खास विशेषता क्या है वो देखो। ये रेगोलिथ की एक मोटी परत संपूर्ण चंद्रमा की सतह पर कवर रहती है, खंडित और असंगठित चट्टान सामग्री से बनी होती है। पृथ्वी की मृदा के चंद्रमा की मिट्टी किसी तरह के आकार, रूप या रासायनिक में वर्गीकृत नहीं है। चंद्रमा की मिट्टी के कोई कार्बनिक पदार्थ मौजूद नहीं है। हवा पानी की अनुपस्थिति की वजह से ये इसके किनारे नुकीले रह जाते हैं। चंद्र रेगुलर घटक है, ये रॉक चिप्स है, खनिजों के टुकड़े, इम्पेटी चीजें पाई जाती है। बेसिकली ये आपके लिए ध्यान रखना कि क्या है इसमें, बाकी और इसमें कोई खास है नहीं है। चंद्रयान 3 के अंदर पृथ्वी कक्षा में सफलतापूर्वक किया, ये आपको पता है थोड़ा सा। और चंद्रयान फर्स्ट सेकंड इनका ये ध्यान रखना, इसका ये इंपॉर्टेंट। देखो चंद्रयान फर्स्ट 2008 में भेजा, चंद्रयान सेकंड 2019 में, और चंद्रयान 3 आपने 2023 में भेजा। तो चंद्रयान फर्स्ट है, उसका मकसद है पृथ्वी से दिखने वाले और नहीं दिखने वाले चंद्रमा के भाग पर 3 डायमेंशनल एटलस तैयार कर, जो चंद्रमा का दिख रहा है उसकी और चंद्रमा का नहीं दिख रहा है उसकी 3 डायमेंशनली उसको एटलस तैयार करनी थी। इसने एक तो ये बताया कि देखो इसने क्या बताया, एक तो जल है भाई वहां पर, चंद्रमा के उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में हिम रूप में जल पता है, और पृथ्वी से उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनिक चंद्रमा पर पानी बना सकते हैं। इसके अलावा इसने महासागर की मेघना परिघटना भी बताई, वहां पर जो सोलर कमजोर सोलर ज्वाला भी बताई, और नई स्पिनेल समृद्ध सेलों के बारे में इन्होंने बताया। किसने, चंद्रयान फर्स्ट। सेकंड गया, सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाई। इसका काम है, इसने जल और के अलग अलग कणुओं का पता लगाया, सभी अक्षांशों पर जल की मौजूदगी है उसका पता लगाया, चंद्रमा के बाहर आर्गन 14 की मौजूदगी पता लगाया, क्रोमियम और मैग्नीज पता लगाया, और सौर ज्वालाओं के बारे में जानकारी दी। तो सोलर ज्वाला है उनके बारे में इसने जानकारी दी। ये बेसिकली दुनिया, ये इंपॉर्टेंट है, मिलाने के लिए आ सकता है कई बार कि दुनिया ने किस किस ने हाल ही में चंद्र मिशन भेजे।
2022 में साउथ कोरिया ने ये धनुरी मिसाइल, जापान का हाकुतो 2022 में गया, रूस का लूना 2023 में, यूएस ऑर्टमिस सेकंड 2025 में जाएगा, और इसराइल का बेरेसीर 2 2025 में जाएगा। ध्यान रखना, ये बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग हुई। आप सभी जानते हैं, ये ऐसे पूछ सकते हैं चंद्रमा 3 जिस जगह पे गिरा उसको शक्ति पॉइंट कहा गया, 2019 में जहाँ फेल हुआ उसको तिरंगा पॉइंट कहा गया था। इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इसको 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में हम दुनिया का पहला मिशन बन गया। इससे पहले अमेरिका दक्षिण ध्रुव पर कराने वाला, ध्यान रखना, साउथ पोलर में कराने वाले हम पहले, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले हम चौथे। हमसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग यूएसए करा चुका है, रूस करा चुका है, चीन करा चुका है, और पांचवा देश जापान बनने जा रहा है। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग, है ना। और सॉफ्ट लैंडिंग की चुनौती आई है तो आप सब जानते हो, उस चुनौती होती है, ठीक है, ये कोई है नहीं। लैंडिंग साइट के लिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चुनाव क्यों? एक हो सकता है कि हमने दक्षिण ध्रुव पर क्यों गया। तो बेसिकली चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कुछ लाभ हमें देखेंगे। पहला, इस क्षेत्र में ऐसा ध्रुव है जो आज तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा, सूर्य का प्रकाश नहीं, एकदम अंधेरा है। दूसरा, स्थायी रूप से छाया रहे क्रेटर्स में पर्याप्त जल होने का अनुमान है। मतलब क्रेटर्स रहे जो खड्डे रहे, उनमें हो सकता है कि बहुत पहले से जल भरा होगा, तो उससे भविष्य के मिशनों का कुछ निष्कर्ष निकाले जाएंगे। और इस जुड़े लाभ से भविष्य में अंतरिक्ष, ऑब्वियसली साउथ पोल पे कोई, साउथ पोल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी, उनके आधार पर काम करते हैं, और संसाधन भी मिलने की संभावना है। चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाली पिछली सभी अंतरिक्ष चंद्रमा के भूमध्य रेखा क्षेत्र में उतरा है, लेकिन ये कहाँ उतरा है? साउथ पोल। भूमध्य रेखा क्षेत्र में उतरना बहुत आसान है, तापमान भी बैलेंस में रहता है और सूर्य का प्रकाश वहां पर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इनको हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन इनको इतना थोड़ा सा आराम से एक एक दो करते जाइए, जो आ रहा है उनको ये ज्ञात कीजिए। लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, जो चीज मैंने स्किप किया मुझसे लगता है वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी, वो क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन यूपीएससी आपसे नहीं पूछती साइंस टाइप में, उतना टेक्निकल। अब ये क्या याद करोगे, मत करने। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे अब देखो ये रहता है टाइडल लॉकिंग, इसका मतलब पता होना चाहिए है क्या। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को आराम से कर दो, क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा अगर आपको पता है टाइडल। देखो साइंस टैग में कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, साइंस टैग में एप्लीकेशन बेस्ड और क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पूछे। ठीक है ना, तो आपको टेक्निकल समझनी है। और इसमें मैं इतना, मुझे इतना पता है कि चंद्रयान 3 की हमने सॉफ्ट लैंडिंग की है, साउथ पोल पे भेजा है, उसका मेन कॉन्सेप्ट ये थे। चंद्रयान फर्स्ट हमने पहले भेजा, चंद्रयान सेकंड में। अब इसमें आप बोलो कि इसका आकार कितना था, क्या लेके चला गया, क्या लेके छोड़ गया, है ना, वो नहीं याद करना है। इतना ज्यादा टेक्निकल चीजें याद नहीं चाहिए। अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, अच्छी अच्छी चीजें इसमें थोड़ा सा ये आदत एलवन को बहुत अच्छा है इसमें पॉइंट, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी थोड़ी सी। ये करेंगे, बड़ी है थोड़ी सी, लेकिन एक दो बार देखिए और उसमें बहुत अच्छी जल्दी जल्दी निकाल देंगे, जो जो जरूरत है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी को हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।